हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए थे, तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले हम जो भी हमने टॉपिक्स पढ़ लिए थे उसका एक क्विक रिविजन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आया था, आपने पढ़ा था वाटर पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो हमने जाना कि जो प्योर वाटर होता है यानी जो शुद्ध पानी होता है उसका वाटर पोटेंशियल हमने कितना लिखा था। उसका जो वाटर पोटेंशियल था वो हमने लिखा था 0। यानी कि वाटर पोटेंशियल क्या इंडिकेट करता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो मूवमेंट होता है, जो उसकी जो भी हम मूव करते हैं, तो हम मूव क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा होती है यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसी काइनेटिक एनर्जी के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी मूवमेंट होता है उसे कौन इंडिकेट करता है, वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल की जो यूनिट मैंने आपको बताई थी वो आजकल आपको बताई थी। नेक्स्ट हमारे पास आया था सोल्यूट पोटेंशियल, और सोल्यूट पोटेंशियल यानी कि विलेय विभव। जल पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल को आपने कहा वाटर पोटेंशियल को आपने कहा जल विभव, और सोल्यूट पोटेंशियल को आपने कहा विलेय विभव। अब विलेय विभव में हमने पढ़ा था कि जब भी हम वाटर में सोल्यूट को ऐड करते हैं, यानी आपके पास प्योर वाटर था, आपने उसमें सॉल्यूट को ऐड किया। जब सॉल्यूट को ऐड किया तो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन थी, यानी जो उनके बीच जो गति थी वो कम हो गई। अब वो गति कम क्यों हुई, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या आ गए, विलेय जो था उसके कण आ गए। जब उसके बीच में विलेय के कण आए तो उसकी जो गति थी वो कम हो गई। जब गति कम हुई तो क्या होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो गई, यानी कि उसका क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल, जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है वाटर पोटेंशियल पे। यानी कि जल विभव कम हो जाएगा जब भी किसी पानी में सोल्यूट को यानी विलेय को ऐड किया जाएगा। तो जब भी हमने सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की हमने बात की थी, तो हमने क्या कहा था, हमारे पास एक सॉल्यूशन है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि आपने एक पानी का ग्लास लिया, उसमें आपने चीनी को घोल दिया। अब जो पानी और चीनी का घोल आपके पास मिला वो क्या था, सॉल्यूशन, जिसे हमने विलयन कहा था। इसमें हमने कहा था कि इसमें दो हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय कौन होता है, जो कि घुलता है, यानी कि जो कम मात्रा में, कम अमाउंट में होगा वो क्या होगा, विलेय होगा। और जो घुलाता है, यानी कि जिसमें घुल रहा है, वो क्या है, विलायक है। विलायक क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में होगा। तो इस सॉल्यूशन में हमने देखा कि जो पानी और जो शुगर में से अगर हम बात करें तो पानी क्या है, पानी विलायक है, यानी कि पानी ज्यादा अमाउंट में है और पानी घुलाने का काम कर रहा है। और जो शुगर है, शुगर क्या है, घुल रही है, विलेय है, कम मात्रा में है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो सेम वही हुआ, जब हमने प्योर वाटर में क्या किया, हमने विलेय को डाला, यानी हमने सोल्यूट को डाला, तो क्या हुआ, उसका जो वाटर पोटेंशियल था वो क्या हो गया, कम हो गया, नेगेटिव हो गया। यानी पहले 0 था और फिर क्या हो गया, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्योर वाटर होता है, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 ही क्यों होता है, प्लस में क्यों नहीं आता है, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो प्योर वाटर होता है उसके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी विलेय नहीं होगा, तो उसकी जो गति होगी वो अधिकतम होगी, वो फ्रीली मूव कर सकेंगे, और उनका जो मोशन होगा, जो रैंडम मोशन होता है, वो क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। तो इस हिसाब से जो वाटर पोटेंशियल था वो पॉजिटिव आना चाहिए था, बट हम देखते हैं कि जो वाटर पोटेंशियल है वो 0 है। वो इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल तब आएगा, पॉजिटिव जो उनकी जो गति ऊर्जा होगी वो पॉजिटिव तब आएगी जब उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स आप डालेंगे, यानी बाहर से आप उसे प्रेशर डालेंगे, और जो भी गति में जो भी इंक्रीमेंट होगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि जो वाटर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव हो गया। अभी क्या है, अभी जो पानी है, जो आपने जो प्योर वाटर रखा है वो किसमें रखा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वहाँ पे। टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, हम 1 के बराबर उसे मानते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, तो पानी का जो वाटर पोटेंशियल है वो 0 होगा। अगर आपने जो प्योर वाटर था उसमें, प्योर वाटर में आपने विलेय को ऐड किया, तो क्या होगा, फिर जो वाटर पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेशर पोटेंशियल, यानी कि अभी हमने प्रेशर की बात की थी, प्रेशर पोटेंशियल को हमने ऐसे डिनोट किया था। तो प्रेशर पोटेंशियल को मैंने कहा कि जो प्रेशर पोटेंशियल होता है वो पानी में क्या करेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा।
जैसे कि अभी आपने पढ़ा थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट के बारे में, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। तो आपने देखा कि जब भी उस पर प्रेशर डाला गया, यानी उस फनल में जब ऊपर से आपने प्रेशर एक्सर्ट किया तो क्या हुआ, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव हुई। तो आपने क्या रखा है कि जो वाटर पोटेंशियल है उसमें दो चीज़ें आती हैं। दो चीज़ें कौन आती है, सोल्यूट आता है और प्रेशर आता है। सोल्यूट क्या करेगा, वाटर पोटेंशियल को कम करेगा, और प्रेशर क्या करेगा, वाटर पोटेंशियल को इंक्रीज यानी ज़्यादा करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस को हम परासरण कहते हैं। ऑस्मोसिस विसरण की एक प्रक्रिया है। विसरण को मैंने कहा था, विसरण यानी अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो विसरण क्या होता है, बहना होता है। तो जब हमने विसरण के बारे में कहा था तो हमने कहा था कोई भी जो सॉल्यूशन है, कोई भी जो पदार्थ है वो क्या कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव कर रहा है। हाई कंसंट्रेशन मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में मूव कर रहा है। जैसे कि आप नदियों का बहना देखते हैं, नदियाँ कहाँ बहती हैं, वहीं बहती हैं जहाँ पे पानी का जो है पानी का वेग कम होता है, या फिर वहाँ पे एरिया जो होता है उस एरिया में पानी कम होगा। जैसे कि आपने पानी का एक गिलास गिराया था और पानी का की जो डायरेक्शन थी वो उस तरफ थी जहाँ पे क्या थी, जहाँ पे कि पानी कम था, यानी हाई कंसंट्रेशन से हाई जो सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर को हमने कहा था विसरण। बट हमारे पास आता है परासरण, यानी हमने कहा परासरण क्या है। तो परासरण में आपने कुछ चीज़ें नोट की थी, कुछ पॉइंट्स थे जो हमने नोट किए थे। पहला क्या था, इसमें दो सॉल्यूशन थे, यानी हम दो सॉल्यूशन को यूज़ कर रहे थे। अब दो सॉल्यूशन को यूज़ करें तो उनकी सांद्रता में अंतर था, यानी दोनों ही सॉल्यूशन की, यानी आपने एक ले लिया प्योर वाटर, एक ले लिया आपने शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन यानी किसी पानी में आपने चीनी को घोला। तो ये क्या है, आपने क्या लिए, दो सॉल्यूशन लिए। दो सॉल्यूशन के बीच में आपने अर्ध पारगम्य झिल्ली को रख दिया। अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या हो रहा है, यहाँ से सिर्फ विलेय ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, यानी एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में कौन जाएगा, सिर्फ विलेय जाएगा। अब विलेय, अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें विलेय क्या है, इसमें है शुगर, यानी कि यहाँ पे पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा है, सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है। और किसके बीच में हो रहा है, दो सॉल्यूशन के बीच में। दो सॉल्यूशन कैसे हैं, डिफरेंट यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में होता है, यानी कि नॉर्मली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अधिक से कम की ओर, यानी कि ये तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, अगर वो गिर जाती है तो वो कहाँ को गिरती हैं, जहाँ पे कि खाली स्थान होगा। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, अधिक से कम की ओर हो रहा है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है। बट ऑस्मोसिस में हमने क्या देखा कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्स भी यहाँ पे काम करता है, एक्सटर्नल प्रेशर भी यहाँ पे काम करता है। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, विलेय का एक विलयन से दूसरे विलयन में जो स्थानांतरण या जो विसरण होता है, और कहाँ से होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ये जो विसरण हो रहा है, ये इसे कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आया था टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन आया था, यानी कि हमने जब मेम्ब्रेन की बात की थी तो कुछ ऐसी मेम्ब्रेन होती हैं जिनके आर पार कुछ भी चीज़ें जो आवागमन होता है वो नहीं हो पाता है। कुछ ऐसी थी कि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली थी, यानी कि कुछ वहाँ से पार हो रहा है और कुछ नहीं पार हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने तीन झिल्लियों के बारे में पढ़ा था। और नेक्स्ट हमारे पास आया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आपने क्या 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 पढ़ा था, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। इन तीनों ही जो सॉल्यूशन के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आया था वो आया था थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट। अब जो थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट था ये क्या इंडिकेट कर रहा था, ये ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को इंडिकेट कर रहा था। आपने जब ए वाले डायग्राम को देखा तो आपने एंडो ऑस्मोसिस देखा। एंडो ऑस्मोसिस मीन्स क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस कहाँ हो रही है, यहाँ पे दो भी क्या दो हमारे पास दो सॉल्यूशन थे, ये ए था ये बी था। तो यहाँ पे जो पानी की जो यहाँ पे जो विलेय की जो मूवमेंट है, ये जो पानी की जो मूवमेंट है ये कहाँ को हो रही थी, यहाँ पे ये इस ए से बी में हो रही थी, यानी अंदर को जा रहा था। तो इसे हमने कहा था एंडो ऑस्मोसिस कहा था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब यहाँ पे प्रेशर पड़ा, प्रेशर जब यहाँ पे एक्सर्ट हुआ तो वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ तो जो एक्स्ट्रा जो पानी यहाँ पे गया था वो क्या आ गया, बाहर आ गया। इसे क्या था, एक्सो ऑस्मोसिस हमने कहा था। तो ये तो क्या था, थिस्टल फनल एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हमने जो डायरेक्शन देखी थी तो सबसे पहले आपने क्या देखा, जो डायरेक्शन थी वो ए से बी में, यानी ए सॉल्यूशन से बी सॉल्यूशन में क्या थी, डायरेक्शन थी। और अगर आपने सिचुएशन बी में क्या देखा, हमने बी से ए में थी, यानी ये जो एंडो ऑस्मोसिस था ये क्या था, एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो इंडिकेट करता है अंदर की ओर और एक्सो करता है बाहर की ओर।
इसके बाद आपने पढ़ा था प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। तो प्लाज्मोलाइज, जैसे कि सबसे पहले आप डायग्राम देख रहे हैं कि ये जो सेल है ये क्या है, श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है। नेक्स्ट आपने देखा कि ये जो सेल है ये फूल रही है, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सेल में कोई भी चेंज नहीं है। तो प्लाज्मोलाइसिस को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे प्लाज्मोलाइसिस इज द विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट सेल बाय ऑस्मोसिस इट प्लेस इन अ स्ट्रॉन्ग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि प्लाज्मोलाइसिस क्या है, विड्रॉल ऑफ वाटर। विड्रॉल ऑफ वाटर मीन्स कि पानी को बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जब भी क्या होता है, जब भी प्लांट को किस सॉल्यूशन में रखा जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन्स कि उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है वो अधिक है। माना कि ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये क्या है, ये एक सॉल्यूशन है, और यहाँ पे क्या है, एक सेल को रख दिया गया। तो जो सेल का जो कंसंट्रेशन है, सेल की जो सांद्रता है वो इस माने कि इसे हमने क्या कहा, इसे ए कहा, तो इस सॉल्यूशन से कम है। यानी ए सॉल्यूशन की सांद्रता किससे अधिक है, सेल की सांद्रता से अधिक है। अब जब इस ऐसे मीडियम को हमने क्या कहा, ऐसे मीडियम को आपने पढ़ा था हाइपरटोनिक, हमने इस बारे में पहले भी पढ़ा था। तो जो सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया, अधिक सांद्रता वाले सॉल्यूशन में रखा गया, तो क्या हुआ, इसमें जो भी पानी था वो क्या हो गया, बाहर आ गया, जिसे हमने क्या कहा, विड्रॉल ऑफ वाटर। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे फिर कि इसमें क्या हुआ कि रिजल्टिंग इन कंट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल। यहाँ पे क्या हुआ, जो सेल थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और ये जो आपने देखा कि जो साइटोप्लाज्म था, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ये किससे अलग हो गया, ये सेल वॉल से अलग हो गया। तो ये तो क्या है, ये प्लाज्मोलाइज है, ये प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस को कहते हैं। और एक सेल कैसी है, प्लाज्मोलाइज है, यानी प्लाज्मोलाइज में क्या हो रहा है, सेल श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है प्रॉपर्टी टर्जिडिटी। टर्जिडिटी में क्या हो रहा है, टर्जिडिटी में आप पढ़ेंगे, इट इज द स्टेट इन विच सेल वॉल इज फुली स्ट्रेच्ड एंड कांट एकोमोडेट एनी मोर वाटर। यानी यहाँ पे आपने कैसे, यहाँ पे जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का यूज़ किया था, और यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन का यूज़ किया, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मीन्स कि ये हाइपरटोनिक से जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन था उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो कम थी, यानी सेल की जो कंसंट्रेशन थी, सेल में जो सांद्रता थी वो अधिक थी, किसके कंपैरिजन में, इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। अब जब भी सेल को इस सॉल्यूशन में रखा गया तो क्या हुआ, पानी यहाँ से अंदर को, यहाँ पे आप देखेंगे पानी नहीं, टर्जिडिटी का जो इमेज है वो यहाँ पे है। आप देखेंगे पानी यहाँ पे क्या आ रहा है, अंदर को आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी, आप एरो के थ्रू देखेंगे पानी यहाँ से बाहर जा रहा है, यहाँ से अंदर आ रहा है। तो टर्जिडिटी में क्या हुआ कि जब पानी अंदर को आया तो पानी अंदर आए तो सेल फूल गई, टर्जिड हो गई। जब आप देखते हैं कि जैसे कोई पौधा होता है, आप काफ़ी टाइम तक उसे पानी नहीं देंगे तो वो पौधा क्या होता है, मुरझा जाता है। जैसे ही आप पानी देते हैं तो उसकी जो लीव्स, जो पत्तियां होती है वो एकदम फैल जाती है। कैसे होती हैं, वो ड्यू टू द टर्जिडिटी, यानी टर्जिडिटी के कारण ऐसा होता है, क्योंकि पानी जब अंदर जाएगा तो पूरी जो सेल होती है वो क्या होती है, वो फूल जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, टर्जिड सेल कहते हैं। और क्यों फूलती है, क्योंकि जो सेल है, सेल की वॉल पे एक प्रेशर लगता है। कौन डालता है ये प्रेशर, ये पानी डालता है। इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो टर्जिडिटी और प्लाज्मोलिसिस के बारे में आपने पढ़ा कि जो प्लाज्मोलिसिस में क्या हो रहा है, सेल जो हो रही है वो श्रिंक हो रही है, सिकुड़ रही है, और टर्जिडिटी में क्या हो रहा है कि जो सेल है वो फूल रही है। नेक्स्ट जो आपके पास टर्म्स आते हैं वो आता है फ्लैसिड। अब फ्लैसिड में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो फ्लैसिड है, फ्लैसिड में इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जबकि सेल की जो सांद्रता है और सॉल्यूशन की सांद्रता बराबर है, यानी कि सेल की भी एक ही सांद्रता है और सॉल्यूशन की भी एक ही सांद्रता है। तो ऐसे सॉल्यूशन के क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, जब सेल रखी गई तो जितना पानी अंदर आया उतना ही पानी बाहर चला गया, यानी पानी एंटर तो हुआ लेकिन उतना ही पानी क्या हुआ, एग्जिट भी हो गया। और इस प्रकार से जो सेल में आप देखेंगे कोई भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है, ना तो सेल फूलती है और ना ही सेल क्या होती है, संकुचित होती है। तो ये किसके बारे में था, ये था प्लाज्मोलिसिस के बारे में। हम देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे सेल को क्या होता है, सेल सिकुड़ जाती है, यानी संकुचित हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो सेल क्या थी, ये सिकुड़ गई थी। नेक्स्ट आप देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे सेल क्या होती है, फूल जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखेगा, जो सेल है वो पूरी फूल गई है।
नेक्स्ट आप देखेंगे जो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि सेल ऐसे ही रहती है, सेल में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा जितना पानी एंटर हो रहा है उतना ही पानी क्या हो रहा है, एग्जिट हो जा रहा है। तो ये तो क्या था, ये था हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक जो टाइप ऑफ सोल्यूशन में आपने पढ़ा था। हमने 3 टाइप के सोल्यूशन पढ़े जो कि ये हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक हेडिंग आती है इम्बिबाइशन। इम्बिबाइशन में क्या होता है, जैसे कि आपने घर में कभी दाल बनाई होगी या बनाते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि बनाने से पहले आप दाल को भिगो देते हैं। जब आप दाल को भिगोते हैं तो जो दाना होता है दाल का वो फूल जाता है, उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पानी होता है जो वो सीड पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अवशोषित कर लेता है अंदर की ओर। तो इस वजह से क्या होता है, वो जो दाना है वो फूल जाता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, इम्बाइबिशन कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे इम्बाइबिशन की जो प्रोसेस लागू होती है वो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपने वुड देखा, कोई लकड़ी देखी, लकड़ी को अगर आप पानी में रखेंगे तो लकड़ी फूल जाती है। जैसे कि आपने गांव में देखा होगा कि जब दरवाजे लकड़ी के बने होते हैं तो बरसात के टाइम पे क्या होती हैं, वो जो दरवाजे होते हैं अगर आप उन्हें परमानेंटली सही से बंद नहीं करते हो, खोलते नहीं हो, तो वो क्या होते हैं, वो फूल जाते हैं। और अगर वो बंद है तो वो खुलते नहीं हैं, अगर वो खुले तो बंद नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो उनकी फिटिंग क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे आपने किसका एग्जाम्पल देखा, आपने देखा कि यहाँ पे जो सीड का एग्जाम्पल देखा और किसका एग्जाम्पल देखा, आपने वुड का एग्जाम्पल देखा। तो इस जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्बाइबिशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, यानी कि अभी तक हमने जिस भी बारे में जो भी आपने पढ़ा, आपने शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, आपने उसमें अलग अलग प्रोसेस पढ़ी थी, डिफ्यूज़न पढ़ा था, सिंपल डिफ्यूज़न पढ़ा था, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था कि कहीं पे जो जैसे सिंपल डिफ्यूज़न में अगर डिफ्यूज़न हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, कोई चैनल और पंप प्रेजेंट नहीं है, सिंपली क्या हो रहा है, डिफ्यूज़ हो रही है, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में क्या हो रहा है, डिफ्यूज़न हो रहा है। नेक्स्ट आपने देखा था कि जो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न होता है उसमें क्या होते हैं, चैनल लगे होते हैं। यहाँ पे भी एनर्जी का यूज़ नहीं हो रहा है, बट क्या है, चैनल्स हैं। चैनल्स के थ्रू क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आपने देखा जो एक्टिवेटेड ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। तो ये कहाँ था, ये हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ा था। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को आपको क्या बताया गया था कि या तो एक सेल से दूसरी सेल, यानी कि यहाँ पे माना कि ये एक सेल है और इसी के सामने एक और सेल है, तो इस सेल से इस सेल में और इस सेल से इस सेल में जो मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसे हमने क्या कहा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, यानी कम दूरी का परिवहन। या फिर इसी सेल में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो हो रहा है, यानी या तो एक ही सेल में एक जगह से दूसरी जगह जो परिवहन हो रहा है, या फिर एक सेल से दूसरी सेल में जो कि उसी से क्या है, उसी से कनेक्टेड है। एक सेल से दूसरी सेल में हो रहा है तो उसे हमने क्या कहा था, कम दूरी का परिवहन। अब आप पढ़ेंगे लंबी दूरी का परिवहन। तो लंबी दूरी के परिवहन में आपने क्या देखा था कि किस किस का ट्रांसपोर्ट होगा, फूड का होगा और मिनरल्स का होगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमने देखा कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस किस का हो रहा है, फूड का हो रहा है, मिनरल्स का हो रहा है, वाटर का हो रहा है। तो जब भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था तो हमने देखा था कि कौन कौन से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो आपको 2 टिश्यू का नाम याद आता है, जाइलम एंड फ्लोएम, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। जाइलम और फ्लोएम के थ्रू क्या होता है, फूड और मिनरल्स और वाटर का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जिसमें आपने पढ़ा था कि जब अगर जाइलम की बात की जाए, अगर आप जाइलम के बारे में बात करें तो जाइलम क्या करेगा, जाइलम पानी का ट्रांसपोर्ट करेगा और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करेगा। साथ ही आपने ये भी देखा था कि जो फ्लोएम होता है वो फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, वो ये तो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा और मिनरल्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। अब मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में आपने 2 सिचुएशन देखी थी। पहली सिचुएशन में हमने देखा कि जो मिनरल एब्जॉर्ब हो रहे हैं यानी अवशोषित हो रहे हैं। यदि मिनरल्स के अवशोषण की बात आए कि जो मिनरल्स होते हैं वो अवशोषित कहाँ से होते हैं, वो कहाँ होते हैं, मिट्टी में जो भी मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ अवशोषित होते हैं। और इनका अवशोषण किसके द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा होता है। जड़ों में किसके द्वारा होता है, जो जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है जाइलम के द्वारा क्या होता है, इनका अवशोषण होता है। सर अगर बात की जाए
कि जो मिनरल्स होते हैं वो पौधे या प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैसे पहुंचते हैं या उनका परिवहन कैसे होता है, तो वो किस प्रकार से होता है, वो फ्लोएम के माध्यम से होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आपने जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था, जब आपने डायरेक्शंस देखी थी कि परिवहन की जो डायरेक्शन होती है वो किस प्रकार से है, तो आपने पढ़ा था 2 प्रकार की डायरेक्शन आपने पढ़ी थी, यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, यानी एक दिशीय और द्विदिशीय। अब जब एक दिशीय की बात हमने की थी तो हमने जाइलम के बारे में पढ़ा था। फिर जाइलम से जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो एक दिशीय होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में होगा, जिसे हमने क्या कहा था, जिसे हमने यूनी डायरेक्शनल कहा था। तो यूनी डायरेक्शन में क्या होता है कि जब भी पानी और मिनरल्स का जो अवशोषण होता है वो जड़ों से होकर कहाँ पहुँचता है, वो सीधे पत्तियों तक पहुँचता है, यानी पौधे के सबसे ऊपर वाले भाग तक पहुँचता है, पूरे ही प्लांट में पहुँचता है। और जो फ्लोएम से फूड का जो वितरण होता है वो कहाँ से होता है, वो द्विदिशीय होता है, क्योंकि फूड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो पत्तियों में हो रहा है। किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू हो रहा है। फोटोसिंथेसिस में आपने देखा था कि आपको ये याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन कौन से जो तत्व होते हैं वो शामिल होते हैं। जो पौधे होते हैं वो कहाँ से उसे लेते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और जल। ये जो चारों चीजें होती हैं ये फोटोसिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कैसे अवशोषित होता है पौधों के द्वारा, किस पार्ट के थ्रू अवशोषित होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पत्तियों में भोजन का निर्माण हो रहा है और भोजन की आवश्यकता हर एक पार्ट को है, यानी जड़ों को भी है, तने को भी है, पत्ती को भी है, फूल को भी और फल को भी है। यानी भोजन का जो वितरण होना है वो चारों ही दिशाओं में होना है, ऊपर से नीचे से, और पूरी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी, फिर वो डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल होगी, यानी कि ऊपर से नीचे भी होगा, नीचे से ऊपर भी होगा। तो जब मिनरल्स क्या होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी में पर्याप्त मिनरल्स नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे, और जैसे कि प्लांट में कोई मेच्योर लीफ होती है या फिर डेवलप जो लीफ होती है, जो बड़ी जो पत्ती होती है, उसमें सफिशिएंट मिनरल्स होता है, और उसी के सामने कोई छोटी जो पत्ती होगी जिसे मिनरल्स की आवश्यकता है, तो फिर क्या होता है कि जो बड़ी लीफ होती है, जो मैच्योर लीफ होती है, मैच्योर लीफ से यंग लीफ में क्या होती है, फिर जो मिनरल्स का परिवहन होता है, यानी मेच्योर लीफ से जो मिनरल्स होंगे वो यंग लीफ, यानी कि जो नई नई जो छोटी जो पत्ती होती है जिसका भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उसमें आ जाते हैं। अब ये जो आता है, जो परिवहन होगा, ये जाइलम के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि जाइलम के थ्रू क्या होता है, सिर्फ एक ही दिशा में डायरेक्शन होती है, एक ही दिशा में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। तो फिर क्या होगा कि ये क्या आएगा कि जब भी एक पत्ती से दूसरी पत्ती या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो मूवमेंट हो रहा है, ये किसके द्वारा होगा, ये होगा फ्लोएम के द्वारा। तो ये हमने पढ़ा। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले हम जाइलम के थ्रू पढ़ेंगे। जाइलम के थ्रू में क्या होगा, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पानी के यानी वाटर के बारे में पढ़ेंगे और मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे बल्क फ्लो एंड मास फ्लो। आपके पास एक स्टेटमेंट आएगी बल्क फ्लो एंड मास फ्लो। इससे पहले आपने देखा, आपने नदियाँ देखी होंगी और नदियों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, जिससे छोटे छोटे कंकड़ मिट्टी होती है, कुछ क्या होते हैं कि कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, जैसे आप बहुत सारी कभी कभी प्लास्टिक भी फेंक देते हो। जब नदियाँ बहती हैं तो आपने देखा होगा जो भी चीज़ें उसमें प्रेजेंट है, चाहे वो मिट्टी के कण हों या प्लास्टिक के कण हों या फिर तैरते हुए पौधे हों, वो भी उसके साथ उसी डायरेक्शन में क्या करती हैं, फ्लो करती रहती हैं, यानी कि पानी के साथ ही फ्लो हो रहा है। तो ये जो रूल है ये कहाँ पे भी लागू होता है, ये पौधों में भी लागू होता है, क्योंकि पौधे ने क्या किया कि पानी का अवशोषण किया, पानी में क्या थे, मिनरल्स भी प्रेजेंट थे। अब जब मिनरल्स भी प्रेजेंट थे तो पानी के साथ साथ ही क्या करेंगे, आगे को बढ़ते जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, बल्क फ्लो एंड मास फ्लो, यानी बल्क में फ्लो कर रहा है, किसके साथ, पानी के साथ बल्क में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे कि जो पानी का जो मूवमेंट होता है, पानी का मूवमेंट, पानी के साथ साथ मिनरल्स का भी मूवमेंट होता जाता है, जिसमें आपने अगर देखा कि सबसे पहला अगर हम फंक्शन देखें किसका, जाइलम का, तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि जाइलम का जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब हम एक एक करके देखेंगे कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है और जो मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस प्रकार हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन यानी जो पानी का जो अवशोषण है वो किस प्रकार से हो रहा है। सेकेंड हम देखेंगे अपवर्ड मूवमेंट, जिसे एक्सटेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। अपवर्ड मूवमेंट इट मीन पहले पानी अवशोषित हुआ जड़ों के द्वारा, अब पानी ऊपर को कैसे चढ़ रहा है,
तो जैसे कि हम कभी आपने देखा होगा अपने घरों में जो टंकियां होती है छतों में, तो वहाँ पे हम पानी कैसे चढ़ाते हैं, मोटर के थ्रू चढ़ाते हैं, क्योंकि पानी का जो अपवर्ड मूवमेंट है वो क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पानी, जो पौधा होता है, आपने देखा कि पेड़ इतने बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ पे जो पानी का जो मूवमेंट है, यानी पानी कैसे चढ़ता है ऊपर की ओर। और लास्ट जो पार्ट आएगा हमारे पास वो आएगा ट्रांसपिरेशन, यानी कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के क्या फायदे होते हैं और कौन कौन से जो कारक हैं वो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन में आप पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन इन प्लांट is a biological process in which plant transport capillary water from the soil to the root xylem via root hairs during the various plant process such as respiration, transpiration and osmosis। यानी कि आपने क्या देखा कि जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, प्लांट शामिल है, प्लांट टिश्यू शामिल है, प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स शामिल है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग जो चीजें, अलग अलग जो प्लांट के पार्ट हैं वो शामिल हैं। तो सबसे पहले आपने वाटर एब्जॉर्प्शन में देखा कि ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो रूट होती हैं, रूट का आपने देखा, जैसे कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, ये जो है ये मेन रूट है, ये क्या है, ये मेन रूट है। अब क्या होता है कि आपने देखा होगा कभी किसी प्लांट के आपने जड़ देखी तो मेन रूट देखी और उसके साइड से छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखे। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो, ये जो छोटे छोटे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, रूट हेयर है। यानी रूट हेयर से क्या होता है, एक तो मेन रूट होती है, मेन रूट जैसे कि आपने यहाँ पे देखी, ये जो मेन रूट है ये भी है। मेन रूट के आसपास से क्या होता है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, यानी बहुत महीन से धागे नुमा संरचना निकली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम रूट हेयर कहते हैं। तो रूट हेयर क्या होता है कि रूट हेयर से पानी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। और किस दौरान होता है, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान होता है, जिसे रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कि कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें आपने रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन और ऑस्मोसिस देखा। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है, जाइलम के द्वारा पानी का अवशोषण होता है। तो अब आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन में क्या होगा, कि ऐसा क्या हुआ कि जो पानी का अवशोषण हो रहा है। ट्रांसपिरेशन को आप अच्छे से पढ़ेंगे और ट्रांसपिरेशन में आप देखेंगे कि कैसे जो ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी को खींचा जाता है। आप देखेंगे ऑस्मोसिस के थ्रू भी आपने देखा कि ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हो रहा है, एक प्रेशर लग रहा है जिसके द्वारा पानी का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो ये किसकी डेफिनेशन थी, ये एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन थी। ये डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है पानी का। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि जो पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पैसिवली होता है। पैसिवली का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए पानी के अवशोषण के लिए। तो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। अभी तक आपने देखा कि जो पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट हेयर के द्वारा। रूट हेयर में क्या थे, जाइलम थी, जाइलम ने क्या किया, पानी को अवशोषित किया। और कैसे किया, पैसिवली किया, यानी कि यहाँ पे एनर्जी का कोई भी यूज नहीं हो रहा है। अब जब हम पाथवे की बात करते हैं, यानी कि जो पानी अवशोषित होता है, पानी के दो रास्ते होते हैं, दो पाथवे होते हैं, दो रास्तों के द्वारा पानी क्या होता है, अवशोषित होता है, या आगे की ओर बढ़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास एपोप्लास्ट पाथवे आता है, सेकेंड आता है सिम्प्लास्ट पाथवे। तो एपोप्लास्ट पाथवे में आप पढ़ेंगे इनसाइड अ प्लांट द एपोप्लास्ट कैन मीन द स्पेस आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन वेयर मटेरियल कैन डिफ्यूज फ्रीली, दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एपोप्लास्ट पाथवे होता है वो ऐसे होता है कि जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये जो सेल है, आपने सेल यहाँ पे देखी, ये जो सेल है, अब सेल के अंदर का जो पार्ट है वो अलग पार्ट है और सेल के बाहर आप एक रास्ता अलग सा देख रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये जो रास्ता है ये अलग सा रास्ता आपको दिख रहा है।
यानी कि एपोप्लास्ट में क्या होता है, जब पानी रूट हेयर के द्वारा एब्सॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, तो पानी क्या करेगा, सेल के अंदर नहीं जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि जो एपोप्लास्ट रूट यहाँ पे आपने देखा, यहाँ से पानी जा रहा है। अब आप देखेंगे यहाँ से कोई भी सेल के अंदर ये पानी नहीं जा रहा है। सेल कौन सी है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, सेल है। तो यहाँ पे जो सेल है और ये क्या है, बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है। तो यहाँ से एपोप्लास्टिक रूट कैसे में आपको पिंक कलर में आपको दिखाई गई है कि यहाँ से जो पानी है ये क्या करे, सेल के अंदर नहीं जा रहा है, सेल के अंदर यहाँ पे नहीं जा रहा है, सेल के जो कॉर्नर से निकल के जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप सेल का डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ये है और यहाँ पे ये है, तो पानी की जो मूवमेंट है वो यहाँ से हो रही है, यहाँ से, यानी यहाँ से नहीं जा रहा है पानी, यहाँ से नहीं जा रहा है पानी, कहाँ से जा रहा है, बीच ही बीच से जा रहा है और सेल के अंदर नहीं घुस रहा है। तो इस प्रकार के जो मूवमेंट को, इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन को या इस प्रकार के पाथवे को हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे। अब आप देखेंगे एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, कुछ ही टाइम तक रहता है, क्योंकि ये एपिडर्मिस है, ये क्या है, ये जो आप देखेंगे ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यानी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्योंकि बाहरी जो लेयर होती है उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। फिर एंडोडर्मिस आती है, यानी जो अंदर की जो लेयर होती है। तो एपोप्लास्ट पाथवे में आपने क्या पढ़ा, पानी अवशोषित हो रहा है लेकिन वो सेल के अंदर नहीं घुस रहा है, वो सेल के कॉर्नर यानी सेल के कोनों से निकल निकल के आगे की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट आप हमारे पास आए सिम्प्लास्ट पाथवे। तो सिम्प्लास्ट पाथवे में आप पढ़ेंगे, इट प्रोवाइड द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय प्लाज्मोडेस्माटा। सिम्प्लास्ट इज द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सिम्प्लास्ट में क्या हो रहा है, इस ये जो एपोप्लास्ट में हुआ था उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। जैसे कि आपको यहाँ पे ब्लू लाइन में दिख रहा होगा, ये क्या है, सिम्प्लास्टिक रूट है। अब अगर आप इस रूट को देखेंगे तो ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, ये बीच से ही निकल रहा है, यानी ये सेल के बीच में से ही निकल रहा है, कॉर्नर से नहीं निकल रहा है, सेल के अंदर एंटर्ड हो रहा है। तो दो प्रकार के पाथवे हमने पढ़े, एक तो एपोप्लास्ट पाथवे पढ़ा, एक क्या पढ़ा आपने, सिम्प्लास्ट पाथवे। तो एपोप्लास्ट पाथवे कहाँ तक था, जहाँ तक कि एपिडर्मिस थी। अब ये क्या आ गई, ये आपने देखा, ये एंडोडर्मिस आ गई। एंडोडर्मिस में क्या होती है, एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं कैस्प्रिन लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, कैस्प्रिन लेयर कहते हैं। कैस्प्रिन जो लेयर होती है उसमें क्या होता है कि ये पानी के मूवमेंट को रोक देता है। यानी कि यहाँ तो क्या था, ये तो कॉर्नर से निकल रहा था, आराम आराम से कॉर्नर से निकलता जा रहा था। फिर यहाँ पे एक लेयर आ गई, कैस्प्रिन लेयर आ गई, आप ऐसे कह सकते हैं एज अ बैरियर, एक बैरियर आ गया यहाँ पे, उसने पानी के मूवमेंट को रोक दिया। अब अगर इसने कोनों कोनों से रोक दिया तो अब क्या होगा, पानी को सेल के अंदर से निकलना पड़ेगा। तो क्या होता है कि ये जो एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस में कहीं कहीं पे जो कैस्प्रिन लेयर होती है, कैस्प्रिन स्ट्रिप होती है, वो टूटी हुई होती है, यानी ये लेयर टूटी हुई होती है। अब जहां से भी ये लेयर टूटी है, पानी जो है इसके अंदर क्या हो जाता है, पानी वहां से निकल जाता है। और अब क्या होगा, ये जो एपोप्लास्ट है ये भी क्या हो रहा है, अब सेल के अंदर जा रहा है। आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपने पढ़ा दो प्रकार के पाथवे यानी रास्ते होते हैं पानी के मूवमेंट के लिए, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट में आपने देखा जब एपिडर्मिस थी, यानी जो बाहरी जो लेयर थी, वहां पे क्या हुआ, जो पानी था वो सेल के अंदर नहीं गया बल्कि उसके साइड साइड कॉर्नर से निकल रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, एक आई जो कैस्प्रिन लेयर थी, कैस्प्रिन स्ट्रिप जिसे कहते हैं, वो किसकी बनी होती है, सुबेरिन की बनी हुई होती है। तो क्या हुआ कि वहां पे पानी रुक गया, अब पानी, उसने पानी के मूवमेंट को वहां पे रोक दिया। जब पानी के मूवमेंट को रोक दिया तो कैस्प्रिन स्ट्रिप कहीं पे टूटी हुई थी, यानी सुबेरिन की ये जो लेयर थी ये कहीं कहीं पे टूटी हुई थी, जहां से टूटी थी ये जो पानी था वहां से अंदर को निकल गया। अब क्या हुआ कि इसे अब सेल के अंदर घुसना पड़ रहा है, यानी एपोप्लास्ट कब तक होगा, जब तक कि ये सेल के अंदर नहीं जा रहा है। जबकि सिम्प्लास्ट क्या था, सिम्प्लास्ट यहाँ जो एपिडर्मिस है बाहर से ही क्या था, ये बाहर से ही सेल के अंदर मूव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैस्पिन स्ट्रिप में भी ये भी सेम वैसे ही मूव करेगा, जहाँ से जो कैस्पिन स्ट्रिप होगी टूटी होगी वहां से अंदर को घुसेगा और सेल के अंदर ये क्या होगा, सेल के अंदर से मूव करेगा। तो ये क्या है, ये है कि पाथवे हैं पानी के ट्रांसपोर्ट के, कैसे कैसे पानी का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है और पानी का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये जो दोनों डेफिनेशन है आप अपनी कॉपी में से नोट कर सकते हैं।
तो क्लास आज आपने पढ़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में। उसमें आपने देखा जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कैसे होता है और वाटर एब्जॉर्प्शन के कितने पाथवे हैं, यानी कि कितने रूट हैं। आई होप अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।